अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। बड़े क्लियर अंदाज में आज हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो फौज है उसकी तरफ से एक पैगाम दिया गया है भारत को। पिछले चंद रोज में बार बार जो बात की जा रही थी कि आया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल हो सकता है या नहीं, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि जंग के आसार मुमकिन तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन किस हद तक भारत ये ख्वाब पूरा कर सकता है, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? बड़ा ही मौसर और मुंह तोड़ जवाब आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उनके साथ इसहाक डार साहब नायब वजीर आजम भी हैं, वजीर खारजा भी हैं, दे रहे थे। यकीनन पाकिस्तान ने जो बात कही है कि फौजी तसादुम ही अगर रास्ता है जो कि भारत चुनेगा तो फिर ये उनकी चॉइस है, लेकिन मामला आगे किस तरफ जाएगा ये फिर हमारी चॉइस होगी। अब देखना होगा कि आया किस तरीके से भारत में इस पैगाम को लिया जाता है। जो पसे पर्दा पाकिस्तान की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है उसमें यही है कि खेल आप तो जरूर शुरू करेंगे लेकिन फिर खत्म हम अपने अंदाज में करेंगे। किस हद तक इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान और भारत की पोजीशन कमजोर हो सकती है, या किस हद तक पाकिस्तान अपने वाज़े मौक़िफ़ के साथ जो भारत का असल चेहरा है, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरह भारत की तरफ से बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में जो दरअंदाजी के वाक़यात के सबूतों की बात की गई, आज भी ये बात की गई, भारत का असल चेहरा बेनकाब होना, दुनिया के सामने आना बड़ा जरूरी है। इसी पूरे मामले के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं है, साबिक सफीर हैं, सीनियर सहाफ़ी भी रही हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा डॉक्टर साहिबा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डार साहब की तरफ से और DGISPR की तरफ से, उसमें भारत के हवाले से जिस तरीके से झूठा जो प्रोपेगेंडा भारत में किया जा रहा है उस पर खुलकर बात की गई। सबूत कहाँ है ये सवालात उठाए गए, कई संगीन इल्जामात के हवाले से जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था वो भी बयान किया गया। आप ये फरमाइएगा कि क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर से सही लेकिन भारत का असल चेहरा बेनकाब करने में कामयाब हो सका है? मेरा ख्याल है सिचुएशन बहुत ही संगीन है और ये प्रेशर ऐसे वक्त पे हुआ है जबकि हमारे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स कह चुके हैं कि इंडियन एक्शन किसी किस्म का आने की तवक्को है। तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और इसमें जो मैसेजेस हैं पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है उन पे फोकस करना चाहिए। और वो मैसेजेस क्या हैं? एक तो ये कि पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता, दूसरा ये कि अगर भारत ने कोई ऐसा एक्शन लिया, किनेटिक एक्शन, फौजी एक्शन, मिलिट्री एक्शन, तो पाकिस्तान फिर उसका भरपूर जवाब देगा। और फिर तीसरा ये कि भारत ने कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की, अपने इल्जाम बस लगाता रहा। तो मैं समझती हूँ कि ये कोर मैसेजेस जो हैं, मेन मैसेजेस जो हैं, ये जाहिर है इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है एक तो पाकिस्तानी अवाम को आगाह रखना, दूसरा ये बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को बताना, और वही कि पाकिस्तान का केस जैसे आप कह रही हैं सामने रखना, और फिर जाहिर है इससे भारत को भी पैगाम भेजा गया है। मैम ये बताइएगा कि खालिस्तान तहरीक के ऊपर भी बात की गई है, फिर ये कि सिखों के साथ, जो सिख कम्युनिटी के साथ भारत जो कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि कनाडा तक पहुँच गए दहशतगर्दी करने के लिए और उस तहरीक को ख़त्म करने के लिए, इन तमाम चीज़ों का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहाता किया गया, बहुत से हक़ाइक़ सामने रखे गए हैं। क्या आपके ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इन हक़ाइक़ को समझने से कासिर क्यों है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस प्रेस ब्रीफिंग से कुछ तशफ़ी हो सकी है उन मामलात के हवाले से जिसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती थी? देखिए, पाकिस्तान की कोशिश तो रही है माजी में भी और अब भी, जैसे आप कह रही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो काफी तफसील से बयान किया गया सारा कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बहरान है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, वो भारत और सिखों के दरमियान नहीं है। और इस बहरान को एड्रेस करना मैं समझती हूँ और देखना कि भारत की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी और फिर पाकिस्तान को उसके लिए तैयार रहना, मेरा ख्याल है उस पे हमें नजर रखनी चाहिए। ठीक है, आप केस जरूर बिल्ड कीजिए, लेकिन इस वक्त तो हमारी जो बॉर्डर पर सिचुएशन है वो हमारी फुल अटेंशन होनी चाहिए उस पे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। आपके बॉर्डर्स के हवाले से फरमाइएगा कि पिछले कुछ वक्त में वुज़रा की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ततालड़ साहब ने भी कहा, ख्वाजा आसिफ साहब भी बारहा कह रहे हैं, आज भी जिक्र किया, 24 से 36 घंटे कहा जा रहा है बड़े अहम हैं और भारत की तरफ से किसी किस्म की कोई फौजी मुमकिन मिस एडवेंचर किया जा सकता है। आपके ख्याल में क्या वाकई भारत ये अफोर्ड कर सकता है कि किसी किस्म की कोई फौजी कार्रवाई करे पाकिस्तान के खिलाफ? जंग का तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर है
کہ ہر انڈیکیشن آ رہی ہے بھارت سے کہ وہ کسی قسم کا کنیٹک ایکشن لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو اس میں تو میرا نہیں خیال پاکستان کی حکومت کو کوئی شبہ رہ گیا ہے، اور ہمارے منسٹرز نے اسی لیے ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ایکشن لیں گے جس کے لیے پاکستان کو بھی تیاری کرنی ہے. پھر ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ پچھلے 6 دنوں سے لائن آف کنٹرول میں اسمال آرمز فائرنگ ہو رہی ہے. ہماری جو ورکنگ باؤنڈری ہے سیالکوٹ کے قریب، وہاں بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی انڈیکیشنز ہیں کہ بھارت نے بھاری اسلحہ ڈپلوائے کیا ہے نیئر دا لائن آف کنٹرول اینڈ نیئر دی انٹرنیشنل بارڈر. تو ظاہر ہے پھر یہ ہر اس قسم کی جو قدم لیے جا رہے ہیں تو اس سے پھر کیا نتیجہ بندہ نکالے. ہم تو پھر یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کسی قسم کا فوجی ایکشن کے لیے انڈیا تیار ہو رہا ہے. اب یا کیا وہ فوجی ایکشن ہوگا ٹو کراس دا لائن آف کنٹرول، ایک انکرجن ہوگی، یا ایئر اسٹرائکس ہوں گی، یا میسائلز کو استعمال ہوگا جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگا. تو ظاہر ہے اس قسم کی ایسکلیشن ہمارے خطے کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگی، ڈینجرس ہوگی، اور اس سے ہمارا خطہ جو ہے وہ پش ہو جائے گا انٹو انچارٹڈ ٹیریٹری جس کو کہتے ہیں. تو بہت ہی آئی تھنک وی آر اسٹینڈنگ ایٹ اے ویری ویری ڈینجرس مومنٹ ایٹ دا رائٹ. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا ملیحہ صاحبہ کہ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بھارت اس جھوٹے واقعے کو جواز بنا کر آپ کے خیال میں پس پردہ کیا مہم جوئی کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ بات کی جا رہی ہے کہ جی جو الیکشن ہوئے ہیں بہار میں ہونے ہیں اس حوالے سے بھی پورا یہ واقعہ بنا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا الیکشن کے اوپر محض اتنا بڑا واقعہ رونما کرنا اور پھر الزامات کی بارش کر دینا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور عزائم بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ 5واں بحران ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پچھلے 25 سال میں. 2019 میں پچھلی دفعہ کرائسس ہوا، اس سے پہلے 2016 میں ہوا، اس سے پہلے 2008 میں ہوا، پھر 2001 میں ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 سال بعد ایک کرائسس ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں. تو اب اگر ہم نے 2 ہمسائے جو ہیں جو کہ جوہری پارز ہیں، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے بحران نہیں ہونے چاہیے، اس کی جو بھی وجہ ہو، اور ایسکلیشن کو آگے جانے سے روکنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کا جو پیغام جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، امریکہ کو، چین کو اور مختلف ملکوں کو، تو وہ تو یہی ہے کہ جی بھارت کو روکا جائے کہ وہ اس قسم کا کوئی ایکشن نہ لے جس کا پھر پاکستان کو جواب دینا پڑے گا. اور میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے کہ چین کی طرف سے پبلک کال فار ریسٹرینٹ آئی ہے. امریکہ نے بھی پرائیویٹلی کم از کم دونوں پارٹیز کو کہا ہے، بھارت اور پاکستان کو، کہ آپ ریسٹرینٹ شو کریں، ایسکلیٹ مت کریں. اب دیکھنا یہ کہ کیا بھارت اس قسم کی کالز کو سنے گا یا نہیں. درست. اچھا ملیحہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ ابھی آپ نے جس طرح 5ویں انسیڈنٹ کا حوالہ دیا کہ یہ 5ویں مرتبہ ہو رہا ہے، اب اگر چند ایک انسیڈنٹس کی بات کریں، جیسے اڑی کا واقعہ تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کا انسیڈنٹ تھا، اور اب یہ پہلگام، مطلب جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں اس میں سے 90% انسیڈنٹ کے قریب ایسے ہی ہیں جو بی جے پی کے دور حکومت میں ہوتے ہیں. مطلب کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ 1999 میں ابھرنے والی یہ پارٹی جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بھارت میں بھی انتشار پھیلایا جائے، دہشت گردی جو ہے اس کے واقعات رونما ہوتے ہیں، پھر صحیح اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی اور الزامات دوسرے ممالک اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر زیادہ تر لگائے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومتوں میں سب سے زیادہ تلخی اور ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ دونوں ممالک کے بیچ میں رہتا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں کانٹیکسٹ اور دیکھنا چاہیے، اور وہ کانٹیکسٹ ہے مقبوضہ کشمیر. مقبوضہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پہ ہے، اور اس پہ بھارت قابو نہیں پا سکا اس سچویشن، اس لیے کہ کوئی ملک بلکہ کوئی لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک آکیوپائڈ پاور کے نیچے رہیں. nobody wants to live under occupation. تو ہمیں کانٹیکس یہ دیکھنا چاہیے، اور اس کانٹیکس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیریز ایک فریڈم سٹرگل میں انوالوڈ رہے ہیں کب سے. اس میں وائلنس بھی ہوتی ہے، اس میں پیسفل میتھڈز بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر یہ کانٹیکس سامنے رکھیں تو میں سمجھتی ہوں ہمیں زیادہ ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ سچویشن
کیوں پیدا ہوتی ہے، اور جب پیدا ہوتی ہے تو پھر بھارت اس کا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں سیاسی استعمال کیوں کرنا کی کوشش کرتا ہے، کیوں کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ اس کا جواب تو پھر یہی ہے کہ کسی قسم کا ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اس لیے کہ ہر 2-3 سال بعد اگر ہمیں کرائسس کنفرنٹ کرنا ہے، ہر دفعہ ہم یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں کہ جی اس دفعہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمسایوں کو اس طرح سے رہنا چاہیے. سو بھارت کی طرف سے بھی میرا خیال ہے دے شوڈ اسٹیپ بیک، اسٹاپ دس بیٹنگ دا ڈرمز آف وار جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، شو ریسٹرینٹ. اور میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ ایک بیک چینل ہونا چاہیے بھارت اور پاکستان کے درمیان، تاکہ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کی پرائرٹیز اور ہیں، ہماری اور ہیں، ان کا نیریٹو اور ہے، ہمارا نیریٹو اور ہے، کلیش ہے نیریٹیوز میں، تو بات چیت سے یہ ریزالو ہو سکتا ہے نا. جنگ سے تو کچھ نہیں ریزالو ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا، لیکن آپ نے بات چیت کی بات کی ہے تو ملیح صاحب یہ بتائے گا کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ بڑا سافٹلی بیہیو کیا گیا، تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ ہم نے ہر واقعے کے بعد کیا، اور ڈائیلاگ کے لیے بھی ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے، لیکن بھارت کی طرف سے تو وہ رسپانس نہیں آتا. ایک تو اس سوال کا جواب آپ سے چاہوں گی کہ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی سائڈ سے کیوں انیشیٹ ہی کیا جانا چاہیے؟ ایسا کیا کرے پاکستان کے بھارت بھی کچھ تکلیف محسوس کرے ڈائیلاگ شروع کرنے کی؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ اور چین کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے، جیسے امریکہ نے کہہ دیا کہ جی آپ کا آپسی معاملہ آپ حل کر لیں، چین نے بھی پاکستان کی سپورٹ میں بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں ان دونوں ممالک کے اس قسم کے سٹانس کی توقع کر رہا تھا کیا بھارت؟ منفی کا تو مجھے نہیں پتا، مگر ان دونوں ملکوں کی بات تو وہ ایک ہی طرح کی کر رہے ہیں. دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرینٹ شو کریں، پاکستان اور انڈیا دونوں. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی خاص فرق ہے. ان کی کال جو ہے کہ جی ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جو صورتحال اور نہیں بگڑنی چاہیے، امن کو بحال کرنا چاہیے. تو یہ صرف وہ لوگ تو نہیں کہہ رہے. میرا خیال ہے آپ یو این سیکرٹری جنرل کی بھی اگر باتیں سنیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے دونوں ملکوں کو کہ جی آپ اسٹیپ بیک، کرائسس جو ہے اس کو بڑھنے نہ دیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی فرق ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کالز میں. اب یہ اور بات ہے کہ چین ظاہر ہے پاکستان کا اسٹریٹجک ally ہے، اور اس وقت امریکہ زیادہ قریب ہے بھارت کے، مگر ان کے پبلک پیغام میں نہیں سمجھتی ان میں کوئی خاص فرق ہے. کوئی نہیں چاہے گا، کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ یہاں جنگ ہو، کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ دو جوہری سائڈ جو ہیں وہ ایسی ایسکلیشن میں چلے جائیں جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نتیجہ کیا نکلے، اور کہیں وہاں نیوکلیر ایسکلیشن نہ ہو جائے. کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ کسی طرح سے ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے اور بھارت کو آمادہ کیا جائے، پرسویٹ کیا جائے کہ جو جنگی تیاری کر رہا ہے اس سے گریز کرے. جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو ہندوستان کی طرف سے کوئی انٹرسٹ نہیں انہوں نے شو کیا حال میں یا اس سے پہلے بھی، بلکہ انہوں نے ہی ڈائیلاگ کو سسپینڈ کیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، مقبوضہ کشمیر کو اللیگلی انیکس کر لیا اگست 2019 میں. سو ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی طرف سے پروووکیٹو سٹیپس ہیں، ایک نہیں بار بار. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اس کا یعنی کہ اس کا جواب کیا ہے پھر؟ جنگ میں جانا تو جواب نہیں ہے نا، اور بھارت کو نہیں چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کرے. تو کسی نہ کسی قسم کا میں سمجھتی ہوں کوئی بیک چینل ہونا چاہیے. آخر 2019 کے کرائسس کے بعد ایک بیک چینل اسٹیبلش ہوا تھا نا دونوں ملکوں کے درمیان، جو کہ پاکستان کے جو اس وقت کے سربراہ تھے ISI کے، اور بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دوبال، ان کے درمیان ایک بیک چینل تو تھا. اور اس بیک چینل کی وجہ سے پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر دونوں ملک آبزرو کریں گے. تو یہ اس طرح کی جو چینلز ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کرائسس میں بلکہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں.
बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थी, साबिक सफ़ीर भी हैं और बड़ी ही पॉइंट वाइज इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को न सिर्फ ये कि एलॉबरेट किया है बल्कि ये भी साथ में बताया है कि डायलॉग करना या बातचीत करना पाकिस्तान की मजबूरी नहीं हो सकती है, लेकिन डायलॉग ही बुनियादी तौर पर हल है किसी भी मसले का। लेकिन ये डायलॉग दो तरफा होने चाहिए, एक तरफा नहीं होने चाहिए। और अगर भारत भी जंगी जुनून को सर पर सवार कर रहा है तो फिर यकीनन भारत की तरफ से भी उतना ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जिस तरह आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें कुछ दीगर इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर भी बात की गई है, उनके ऊपर बात करना चाहेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आज DGISPR और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की तरफ से तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इसमें संगीन एलिगेशंस के हवाले से बहुत सी चीज़ों के ऊपर खुलकर बात की गई और बड़ा वाज़े तौर पर यह पैगाम भी दिया गया कि भारत की तरफ से बार बार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी जंगी इक़दाम की शुरुआत होने जा रही है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई संगीन कदम उठाने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली भारत के अंदर खुद मोदी सरकार भी ये तमाम जो वाक़या है इसकी तशहीर करने के बाद अब खुद परेशानी का शिकार है कि आया अब इस वाक़े से फरार किस तरह अख्तियार किया जाए, और उनके ऊपर भी प्रेशर बड़ी हद तक बढ़ रहा है और इसमें मीडिया का किरदार भी बड़ा वाज़े है। लेकिन पाकिस्तान की आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें बड़े वाज़े तौर पर यह चीज़ कही गई है कि अगर आपने ऐसा किसी भी कदम को उठाने की कोशिश की तो यकीनन शुरुआत तो आप करेंगे लेकिन फिर ख़त्म किस अंदाज में किया जाएगा वो पाकिस्तान की मर्जी पर मुनहसर है। लेकिन अभी तक उस हवाले से भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं नजर आया है, खामोशी इख्तियार की गई है। और इस दौरान हमने देखा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से राब्ता भी किया है। यकीनन कुछ अहम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई होगी जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन ये वाज़े हो रहा है कि पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब देने की सूरत में मामला कुछ इतनी आसानी से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज तो यकीनन भारत को भी गया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आया भारत की तरफ से जिन्होंने सबसे पहले गलती का इर्तिकाब किया, झूठे इल्जामात के साथ पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाकर, किस हद तक भारत अब उससे पीछे हटता है। इसी पूरी सियासी सूरत हाल पर किस हद तक हमारी पाक फौज भी तैयार है, अवाम भी तैयार है और किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, इस पर तफसीली बात करेंगे। बाद हमारे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये फरमाएगा कि कुछ लोगों की राय ये थी कि बड़ी देर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जो पिछले 2 रोज में की गई, लेकिन बड़े मजबूत अंदाज में की गई। देर से सही लेकिन पाकिस्तान ने उन चीजों के ऊपर नुक्ते उठाए हैं जो कि तवज्जो तलब थे। आपके ख्याल में भारत में जो खामोशी है उस पर क्या कहेंगे सर, कि अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा क्या जवाब देना है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो कल भी प्रेस ब्रीफिंग DGISPR की थी उसमें भी सबूतों के साथ बात की गई कि किस तरीके से हैंडलर जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है दहशतगर्दी में, और आज की प्रेस ब्रीफिंग में भी बहुत सी चीजों का अहाता किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें कि मेरा यही मानना है कि जब भी ISPR ने प्रेस ब्रीफिंग की है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है, मोफा ने की है, तो हमेशा सबूत के साथ, जिसको हम कहते हैं इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ की है, वेरीफाइबल एविडेंस दिखाया है कि ये हमारा ग्राउंड रियलिटी से ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, ये इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान है। और जबकि देखें इंडिया की बात आती है और पहलगाम वाला जो वाकया हुआ है, और देखें कि ये जिस तरीके से हुआ 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद तो FIR हो गई और उन्होंने फिर पाकिस्तान की तरफ इशारा भी कर दिया, और 5 मिनट के अंदर अंदर जो रॉ एफिलिएटेड अकाउंट से उन्हें खबर चलाई, आधे घंटे में इंटायर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे बातचीत करने लग गए थे। लेकिन अब ये है कि जब ये बात चली है तो इंडिया ने जो एफर्ट्स किए, 100 के करीब डिप्लोमेट जमा किया और वहां जाकर उनको ब्रीफिंग की, तो न्यूयॉर्क टाइम ने इस पर एक स्टोरी की थी। तो न्यूयॉर्क टाइम को एक डिप्लोमेट ने बताया कि ही रेज द क्वेश्चन कि क्या आप न्यूक्लियर आर्म स्टेट जो आपका नेबर है उसके साथ जंग करने जाएंगे, इस बुनियाद पे कि एक पुराना पैटर्न है, पास का पैटर्न ऐसा रहा है, तो यकीनन इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जबकि पास का पैटर्न हम डिस्कस कर सकते हैं कि तमाम में पाकिस्तान तो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। और फिर देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और आर्टिकल जो अब रिसेंटली लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई आप एविडेंस लेके आए और उसमें साबित करके पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अब देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपते हैं तो एडिटोरियल की क्लियरेंस होती है, तब जाके ये आर्टिकल छपते हैं जो किसी एविडेंस के साथ होते हैं। सिमिलरली कल इकोनॉमिस्ट ने भी एक एडिटोरियल लिखा, उसमें उन्होंने एविडेंस की बात की कि ये साबित करें कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और बाकी भी है। तो फिर देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप देख लें, इंटरनेशनल डिग्निटरीज को देखें, चाइनीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है,
जो हम कह रहे हैं कि एक आप न्यूट्रल क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन करवाए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो वी विल फैसिलिटेट। रशिया ने भी सपोर्ट किया, इवन अमेरिकन ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया, जो चाहते थे कि अमेरिकन सपोर्ट करें, तो उसमें भी वो डिफेंसिव पे चले गए। और पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार सबूत के साथ आ रहे हैं, कल जिस तरह एक हमने दिखाया, जिस तरह इंडियन जो टेररिज्म है, अब्दुल मजीद का वाकया था, इससे पहले भी हमने देखे कई वाकयात बताए हैं। लाहौर में जॉन टाउन में ब्लास्ट हुआ था। मसूद साहब, मुझे एक सवाल की इजाजत है। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान ने तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ इशारा किया है, लेकिन ये भारत को बैठे बिठाए क्या हुआ? आपको खुद भी अंदाजा है, भारत ने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो ब्रीफिंग दी गई सभी सफीरों को दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने भी बाहर आकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ वाकये पे अफसोस का इजहार किया। तो आपके ख्याल में इस मर्तबा क्या भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस प्रोपेगेंडे के असर में नहीं आ रही इंटरनेशनल कम्युनिटी? जो मीडिया उनका जहर उगल रहा है, आपके ख्याल में वो असर नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखें कि वार हिस्टीरिया जो क्रिएट की है, फिर मीडिया हिस्टीरिया भी था, वो भी है। क्योंकि आप पुलवामा देखें, पुलवामा भी वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन स्टिल इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया का साइड लिया था। लेकिन इसमें तो 1% भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया था, उसमें बहुत सारी वजूहात थी। जिस तरह के देखे वार ऑन टेरर में पाकिस्तान की कामयाबियां, और जिस तरीके से हम टेररिस्ट को मार रहे हैं, और इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ जिस तरह आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हालात हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपकी इकानमी बेहतर हो रही है, आपकी इधर SCO हुआ है, समिट आपने आप माइंस एंड मिनरल्स का करवाया, आप PSL करवा रहे हैं। तो और फिर देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्नॉलेज कर रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आपका शुक्रिया अदा किया, आपका स्टांस को एक्सेप्ट किया कि ये अफगानिस्तान एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म और वहां पे वेपन्स भी हैं। तो फिर इसके साथ बहुत सारी चीजें थी। फिर जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें इंडिया फंसा हुआ था, क्योंकि उसमें एस्टेब्लिश हुआ, अभी एविडेंस उस पर भी आ रहा है कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, क्योंकि इंडिया लाइव कवरेज दे रहा था। वहां पे उनके मीडिया बता रहे थे कि क्या क्या जाफर एक्सप्रेस में चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें फिर देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में दुनिया भर में इंडिया एक्सपोज हुआ। अब अमेरिका में जो पन्नू पे प्लॉट था, दैट वाज फाइल्ड, तो उस पर केस चल रहा है। निखिल गुप्ता अमेरिका कस्टडी में है। दे आर लुकिंग फॉर विकास यादव, जो रॉक ऑपरेटर है, वो अभी इंडिया में है, तो उसको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इंडिया एक्सपोज भी हुआ था, पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी, स्टेबिलिटी आ रही थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बहुत अच्छे आ रहे थे। तो इंडिया को इन सारी चीजों पर तकलीफ थी। फिर कश्मीर पे उन्होंने नाम निहाल ये नारा लगाया था कि नॉर्मलसी हैज रिटर्न। आप लाल चौक में बैठ के चाय मसूद साहब, मुझे गुंजाइश है एक सवाल करने की। मुझे ये बताएगा कि अभी जितना भी हिस्टेरिया क्रिएट किया गया है भारत की तरफ से, पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है ना कि जी अगर आप कुछ शुरू करेंगे तो फिर खत्म हम करेंगे। आपके ख्याल में भारत एक्चुअली ये गीदड़ भपकियां ही दे रहा है या वाकई चाहता है कि किसी किस्म की जंग हो? जो 24-36 घंटों की बात की जा रही है, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है या आपको वाकई लगता है कि भारत कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकता है? जी हाँ, मिस एडवेंचर करेगा, क्योंकि वो उस स्टेज पे आया है कि ना वो पीछे जा सकता है ना वो आगे जा सकता है। और देखें कि अगर वो पीछे जाएगा तो चीजें ऑलरेडी उसको बैक फायर हो चुकी हैं, एविडेंस उनके पास है नहीं है, वो पब्लिक का वो सामना कर नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से हमने बात की, हिस्टीरिया क्रिएट किया था, मीडिया ने किया, मीडिया हिस्टीरिया था, गवर्नमेंट का हिस्टीरिया था। अब उनके पास ऑप्शन है कुछ न कुछ करें ताकि कुछ चीजें सॉल्व कर सके। देयरफॉर लाइकली चांसेस है कि जिस तरीके से अभी जो आपने देखा है कि LOC पे जो एक्टिविटी हो रही है, वहां पे फायरिंग हो रही है, तो हो सकता है कि अब बहुत जल्द वहां पे लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल, अटली फायर वहां पे स्टार्ट हो, मार्टर्स की फायरिंग वहां पे हो, और सब्सिक्वेंटली दिस ए पॉसिबिलिटी हो सकता है कहीं पे रेड वगैरह हो, कोई इस तरह के अटेम्प्ट कोशिश की जा सकती है। और अनदर सिनेरियो कुड बी कि वो लाइकली कुछ प्लेसेस पे कहीं पे मिसाइल्स का स्ट्राइक करें या सर्जिकल स्ट्राइक पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपका पॉइंट से बिल्कुल क्लियर आके ब्रिगेडियर जनरल मसूद अहमद के साथ मौजूद थे। यकीनन अब देखना तो होगा कि भारत की तरफ से इतने दावों के बावजूद कदम कहां उठाया जाता है। इस पे कुछ मजीद भी हम थोड़ा तफसीली तजिया जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफी और तजियाकार हसन अल अरबी साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में आज की जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
ये जो पाकिस्तान ने देर से सही लेकिन आपके ख्याल में मौसर जवाब दिया है। पिछले 2 दिन में 2 प्रेस ब्रीफिंग्स हमने देखी हैं। क्या वो जो भारत की तरफ से इल्जामात की एक पूरी नदी बह रही थी, क्या उसको उसके ऊपर बंद बांधने की कोशिश की है और भारत का असल चेहरा दिखाने में हम कामयाब हो सके हैं? जी मैं सुन नहीं सका। जी हसन, अगर अब सुन सकते हो, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि आपके ख्याल में जो पिछले 2 रोज में हमने 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, क्या हमने भारत के जो इल्जामात की पूरी एक बौछार थी उनका भरपूर जवाब दे दिया है? देर से सही लेकिन हम मौसर मुकदमे के साथ सामने आए हैं इस वक्त दुनिया के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आज वाली हुई है, ये तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की दुनिया में इट्स ए न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें जिस तरीके से जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया है पूरी दुनिया के सामने, ये काफी अरसे से हमारी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंडिया से रिलेटेड थी उसमें ये चीज मिसिंग थी। और आज इस तरीके से पूरे इंटरनेशनल मीडिया को, जिसमें चाइना से लेके मुस्लिम वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव, वेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, पूरी दुनिया के सामने इंडिया का वो केस प्रेजेंट हुआ है जो कि जिसको डिनाई करना अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये इल्जामात नहीं है, ये असूल, ये वो सबूत हैं जो दुनिया की किसी अदालत के अंदर भी आप दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने आज जो मुकदमा पेश किया है ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। और इंडिया की जो कैंपेन पिछले, आप बैकग्राउंड भी इसकी थोड़ी सी देखें कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे मशहूर होता चला रहा है। 5 आई अलायंस की आप बात करें, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो, अवतार सिंह खांडा का मर्डर हो, फिर उसके बाद इनकी बांग्लादेश के अंदर जो दहशतगर्दी हो, या भूटान जो नेपाल की हुकूमत के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, पूरी दुनिया वैसे इंडिया की दहशतगर्दी से तंग है। और इनके जो प्रोपेगेंडा पैडलर्स हैं, गौरव आर्या वगैरह, इस तरह के जो रॉ के माउथ पीस हैं, वो दहशतगर्दी करवाने के बाद बाकायदा तौर पे उसको ऑन करते हैं इंडिया के। फॉर आई स्टिल रिमेंबर अवतार सिंह खांडा को जब इंग्लैंड के अंदर जिस दिन जहर दिया गया और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, उस दिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हम अवतार सिंह खांडा की विल मेक अ एग्जांपल आउट ऑफ हिम, थ्रेट किया था ओपनली। तो ये जो तमाशा इंडिया ने लगाया हुआ था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया की अटेंशन इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की तरफ है, तो दिस इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। इंडिया के लिए एक बहुत ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत बुरी साबित होगी इंडिया के लिए, इंडिया की हकीकत दुनिया के सामने फाश करेगी। अच्छा, लेकिन हसन ये फरमाएगा कि अब आपने 2-3 चीजों की बड़ी खुलकर वजाहत की है, लेकिन ये जो वहां पर वावेला हो रहा है कि हम कुछ कर देंगे, प्रेशर अब उल्टा उनकी हुकूमत के ऊपर हो रहा है कि आप कुछ तो एक्शन लें, तो मेरा सवाल अक्सर लोगों से यही है कि ये जो 24-36 घंटों की डेडलाइन हमारे वजीर दिफा भी दे रहे हैं, अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, आपके ख्याल में जंग छेड़ तो देंगे लेकिन आगे पाकिस्तान अगर कह रहा है कि फिर खत्म हम अपने अंदाज में करेंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या भारत में मौजूद नहीं है? वो ऐसा एडवेंचर क्यों करना चाहेंगे? देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग भारत में बाकायदा तौर पे मौजूद है, लेकिन बात ये है कि आप अगर फैशिस्ट्स को आपने पढ़ा हो, आपने ल्यूनेटिक्स को अगर पढ़ा हो, जब वो इक्तदार में आते हैं तो फिर वो अपनी दो कौड़ी के इक्तदार के लिए, 2 टके की सीट के लिए पूरी कौम को दाव पे लगा देते हैं, पूरी कौम को दाव पे लगा देते हैं, पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को दाव पे लगा देते हैं। और मोदी इस वक्त अपनी जो कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि 3000 साल 4000 पुरानी हमारी 4000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, ये अपनी पूरी की पूरी तहजीब को इस वक्त दाव पे लगाना चाहता है, सिर्फ इस वजह से कि 2 या 4 साल। आप इंटरनली देखें कि जो मोहन भगवत है वो लॉबिंग कर रहा है जो योगी आदित्यनाथ है, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कि वो पाकिस्तान से बदला लेगा। जो आरएसएस के आइडियोलॉग है सुब्रमण्यम स्वामी, वो मोदी के खिलाफ प्रैक्टिकली कू कर चुके हैं कि मोदी इस्तीफा दे और छोड़े। सो मोदी के लिए भी इन्वायरमेंट इस टाइम पे बहुत टफ है, बट पाकिस्तान की तरफ से क्लियर मैसेज है कि आप शुरू करेंगे, खत्म इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसको हम करेंगे, और इसका फेट क्या होगा ये पाकिस्तान आर्मी की तलवार डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस पे अब जिस तरह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर आज़म से राब्ता किया है, ऑब्वियसली अमरीका का, चीन का अपना मौक़िफ़ भी सामने आया है, चीन भी सपोर्ट कर रहा है, अमरीका ने कहा जी आप आपस में ही मसला हल कर लें। आपके ख्याल में एज पर एक्सपेक्टेड था ये भारत के लिए, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था ये सिनेरियो, क्योंकि उनको तो लगता था कि वेस्ट की जो कुव्वतें हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगी? देखें, कौमों की जो तकदीर होती है और कौमों की तकदीर के जो फैसले होते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर हैं इलामा इकबाल, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बात की है। इकबाल ने कहा है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा।
सो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने, वो कहते टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान पे एग्रेसिव पॉस्चर लिया, और बदले में जब पाकिस्तान ने उससे कई गुना ज्यादा एग्रेसिव पॉस्चर लिया, लेट इट बी काइनेटिक एक्शन और डिप्लोमेटिक फ्रंट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मिलिट्री डिप्लोमेसी, जब पाकिस्तान इतना एग्रेसिवली प्रोएक्टिवली इंडिया के आगे गया, जब पाकिस्तान ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपनी रिप्यूट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, you cannot call us a terrorist and get away with it, not this time। और अगर तुम अटैक करोगे तो तुम्हें उसका मल्टीफोल्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब पाकिस्तान ने ये स्टैंस लिया, तो जाहिर है जब आप खुद इतना गैरतमंद स्टैंस लेते हैं अपने आइडियल्स के ऊपर, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, आप परवाह नहीं करते कि दुश्मन आपका कितना ताकतवर है, आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं, विजडम और विजन के साथ आप चलते हैं, तो फिर द वर्ल्ड इज सपोज टू टेक यू सीरियसली। दुनिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इसी वजह से आज अमेरिका भी आपको सीरियस ले रहा है, इसी वजह से चाइना भी सीरियस ले रहा है। द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड इज रैलिंग बिहाइंड यू विद इमोशंस, विद विजडम, विद पावर। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये इस वजह से सारा पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। सवालात और भी बहुत से थे, लेकिन वक्त महदूद होने की वजह से आपसे इजाजत चाहूंगी। तमज हसन अल अरबी साहब सीनियर साफी तज्जियाकार भी हैं, और यकीनन एक बड़ा क्लियर मैसेज आज की इस प्रेस ब्रीफिंग से भी मिलना चाहिए, न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि पाकिस्तान अपना केस इतने मजबूत अंदाज में पूरी दुनिया के सामने रखेगा और वो सवालात उठाएगा और उन इल्जामात का जवाब भी देगा जो कि पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। उसके साथ संगीन तरीन इल्जामात सबूतों के साथ जो कि भारत के खिलाफ हैं वो भी दुनिया के सामने रखेगा। यकीनन अब जवाब के लिए हम भारत के मुंतज़िर हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।